क्या इंग्लिश का पेपर मुश्किल लग रहा है? तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th इंग्लिश के 2026 के टारगेट पेपर को शेयर करने जा रही हूँ, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% हैं। तो अगर आप लोग इंग्लिश के पेपर को लेकर परेशान हो रहे थे, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इस टारगेट पेपर से तैयारी करके आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चले फिर बगैर वक्त को जाया किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आपके पास क्लास 10th इंग्लिश का 2026 का टारगेट पेपर, जो कि आपके पास टोटल 100 मार्क्स का होता है। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। तो फिर आपने टाइम मैनेजमेंट का भी खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए में आपको दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यूज। Note, attempt all the questions of this section. Each question carry 1 mark. आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एक एमसीक्यू आपके पास 1 नंबर का होगा। देखिए, आपके पास सेक्शन ए जो है वो टोटल 20 मार्क्स का है और आपको टोटल 20 ही एमसीक्यूज दिए जाएंगे, यानी कि एक एमसीक्यूज अगर आप ठीक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप लोग 20 एमसीक्यूज को ठीक करेंगे तो आसानी 20 नंबर मिल जाएंगे। तो इंग्लिश का पेपर हुआ ना काफी आसान। तो आपने एमसीक्यूज की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करके जानी है। तो बात करें कि आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी कहाँ से है, तो सबसे पहले तो आपने करनी है 10 ईयर से एमसीक्यूज की तैयारी। ठीक है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज जो है वो 10 ईयर के अंदर रिपीटेड एग्जामिनर देता है, तो उससे आपको तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा इंग्लिश की बुक के अंदर आपको जो चैप्टर्स के लास्ट में एमसीक्यूज दिए जाते हैं, आपने उनको भी लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। और इसके अलावा आपको जहां से भी इंग्लिश के प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिले, आपने उनके लाजमी तौर पर प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जितने ज्यादा एमसीक्यूज को आप प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतने चांसेस है कि एग्जाम के अंदर आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज आते हो और आप इजीली 20 मार्क्स गेन कर सके। सो अब जरा हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी आप लोगों के पास जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है और सेक्शन बी आपके पास टोटल 40 मार्क्स का होता है। नोट, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको सेक्शन बी में से तमाम के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सेक्शन बी के अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम बारी बारी तमाम के तमाम क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 to 3 सेंटेंसेस ईच। अब देखें, यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो सेक्शन बी का आप लोगों के पास है वो है क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, इसके अंदर आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने टोटल 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होगी और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर जो है वो टोटल 10 मार्क्स के होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 नंबर का आपके पास एक सवाल होगा। तो जाहिर सी बात है, एग्जामिनर ने आपको ये खुद ही मेंशन कर दिया कि आपने सिर्फ 2 से 3 सेंटेंसेस, यानी कि 2 से 3 जुमलों के अंदर ही आंसर को लिखना है, इससे ज्यादा आप आंसर को बड़ा नहीं लिखेंगे। अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जिनकी आपने लाजमी तैयारी करके जानी है। सबसे पहला चैप्टर आपके पास है चैप्टर नंबर 1, द वाइज कैलिफ। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर से हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2026 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद नॉन एंड रिस्पेक्ट फॉर एंड व्हाई डिड ही गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद एट नाइट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसकी लाजमी तैयारी करके जानी है। नेक्स्ट आपके पास है, हाउ डिड द टू मैन ब्राउड बिफोर द कैलिफ लुक लाइक। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको भी लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो आपके पास है, हाउ डिड द कैलिफ डिसाइड हु वाज द ओनर ऑफ द हॉर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसकी लाजमी तैयारी करिएगा। कोशिश कीजिएगा कि पहले चैप्टर को आप समझ के पढ़ें, ताकि अगर एग्जामिनर कहीं से भी कोई सवाल पूछे तो वो आप लोग बआसानी लिख कर आ सके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, आफ्टर गेटिंग द हॉर्स हाउ डिड द रिच मैन बिहेव। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको भी लाजमी देखिएगा। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन तो आपका वही है जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास रिपीटेड हो रहा है। इसके अलावा अब जरा बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की, जो कि आपके पास है डिग्निटी ऑफ वर्क। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पहला आपके पास है व्हाई वाज अख्तर क्रॉस, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है व्हाट डज एवरीवन डू इन चाइना, सो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है व्हाट डिड अख्तर थिंक आफ्टर हियरिंग व्हाट हिज अंकल सेड, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो आपके पास है हाउ वाज चाइना बीन एबल टू मेक सच अ रैपिड प्रोग्रेस इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है व्हाई डिड द यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल डिलीवर न्यूज़पेपर्स व्हेन हिज सन वाज इल, सो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सो आपने इसको भी लाजमी तौर पर प्रिपेयर करके जाना है। चैप्टर 3 जो कि आपके पास सोशल मीडिया है, अगर हम इस चैप्टर को देखें तो इसमें से जो क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है तो वो आपके पास है हाउ कैन अ बिजनेस बी इनिशिएटेड ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है हाउ हैज सोशल मीडिया रेवोल्यूशनाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आपने इसको भी लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है हाउ कैन एम्प्लॉयज हंट द राइट कैंडिडेट्स फॉर देयर जॉब पोजीशन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जिसके आपने प्रिपरेशन करनी है वो आपके पास है हाउ कैन पीपल इजीली हैव अ कांस्टेंट कनेक्शन विद द रिलेटिव्स एंड डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो वैसे भी आपने तकरीबन 2 से 3 जुमले ही हर क्वेश्चन के याद करने, तो कोई बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे बल्कि आप लोग इजीली नहीं याद कर लेंगे। चैप्टर 4 आपके पास है अ बैड ड्रीम, सो इसके अंदर से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला है डिड एनी ऑफ द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस समथिंग स्ट्रेंज, सो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फैमिलीज वर गोइंग ऑन द ट्रिप, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट हैपेंड टू मिस्टर करीम ऑन द 7th नाइट, सो ये भी क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपके पास इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोर्टर एंड द वेन ड्राइवर टेल मिस्टर करीम एंड हिज फैमिली अबाउट द हाउस दे हैव बुक फॉर स्टे, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो आपने इसके लाजमी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, सो अब जरा हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 है माई ट्रैवल डायरी जर्नी टू द गोरख हिल स्टेशन, सो इस चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है व्हाई डिड आसिफ पेरेंट्स डिसाइड टू टॉक हिम टू द गोरख हिल्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है व्हाई इज गोरख हिल्स अ गुड प्लेस फॉर अ हॉलीडे, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट डिड आसिफ अप्रिशिएट डीपली अबाउट हिज पेरेंट्स, ये क्वेश्चन भी 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सो आपने इसकी लाजमी तैयारी करनी है। नेक्स्ट है व्हाई डिड आसिफ एंड हिज फैमिली हैव टू स्लीप इन अ टेंट, सो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट है इस चैप्टर का व्हाट वाज सर्व्ड फॉर अ लंच एंड वेयर वाज इट सर्व्ड, सो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, सो आपने इसकी भी लाजमी तैयारी करके जानी है। चैप्टर 6 की बात करें जो कि आपके पास है सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ, तो इस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला है व्हाट टू इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर्स कैन सेव पीपल्स लाइफ, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे से सवाल आते हैं, आप लोग इजीली याद कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाई इज द हेलमेट एन इम्पोर्टेंट सेफ्टी गियर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हाउ इज द क्लिक ऑफ अ सीट बेल्ट बटन एंड इंश्योरेंस, तो ये लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर का, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब जरा हम बात करते हैं पोएम्स के क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस फ्रॉम पोएम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपके पास है व्हाट इज द मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द वॉइस ऑफ गॉड, द मैन हु विंस, स्पीक जेंटली, लिटिल थिंग्स। अब देखिए एक सवाल जो एग्जामिनर अक्सर पूछता है वो है या तो आप किसी भी पोएम का आपको नाम बता देगा और आपसे कहेगा या तो आप उसका मैसेज बता दें या फिर आपसे कहेगा सेंट्रल आइडिया बता दें या फिर मोरल कह सकता है, तो वो काफी तरीकों से एक सवाल को पूछने की कोशिश करता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स बता रही हूँ जिनके आपने सेंट्रल आइडिया या फिर मैसेज याद करना है। तो पहला वॉइस ऑफ गॉड है, इसके अलावा द मैन हु विंस, स्पीक जेंटली और लिटिल थिंग्स, इन चारों ही पोएम के सेंट्रल आइडिया आपने याद करके जाने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आपके पास है हाउ कैन वी विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है हाउ डिड द स्पाइडर फाइनली रीच इट्स कॉबवेब, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी आपने इसकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट आपके पास है हु वाज ब्रॉस एंड वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ,
तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई शुड वी स्पीक जेंटली टू ऑल। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक दैट स्पीकिंग जेंटली इज अ हेवनली क्वालिटी। सो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, सो आपने इसकी भी लाजमी तैयारी करनी है। सो यहाँ तक तो थे आपके पास क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जिनकी आपने लाजमी तैयारी करनी है। और अब जरा हम चलते हैं सेक्शन बी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है डू एज डायरेक्टेड एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट। अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि ये आपके पास क्या है। और पहली बात तो ये कि आप लोग 9 के अंदर कर चुके होंगे। सो 9 का जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न है वो सेम टू सेम पेपर पैटर्न आपका मैट्रिक के अंदर भी है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो सवाल है ये सब है ग्रामर के, और ये आपके पास 20 नंबर के ग्रामर के क्वेश्चन हैं, और ये सारे के सारे ही क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आते हैं। तो बारी बारी एक एक को हम समझते हैं, और लास्ट में तैयारी करनी है आपने इनकी, क्योंकि 20 नंबर मिलेंगे आपको इससे, ठीक है। तो पहला सवाल आपके पास है यूज प्रीपोजिशन। ये आपके पास 2 नंबर का सवाल है, और यहाँ पर आपको कोई 2 ब्लैंक्स दी जाएंगे और आपने करेक्ट प्रीपोजिशन फिट करना है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ कि इस तरीके से ब्लैंक्स दी जाएंगे और आपने यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन जैसे कि एट, इन, अंडर, अबव वगैरह जो इस तरह के प्रीपोजिशन है वो आपने फिट करने होते हैं, ठीक है। इसी तरह का सेम सवाल आपके पास है यूज आर्टिकल, और ये सवाल भी 2 नंबर का है, और यहाँ पर भी आपको कोई 2 ब्लैंक्स दी जाएंगे और आपने उनमें करेक्ट आर्टिकल पुट करना है, ए एंड दा वगैरह जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सो आपने इनकी लाजमी तैयारी करनी है, और अगर आप कहेंगे तो मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग ये इजीली समझ सकें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है चेंज द वॉइस, ठीक है। ये आपके पास एक्टिव और पैसिव वॉइस वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये सवाल 4 नंबर का है, और आपको 4 ही कोई एक्टिव पैसिव वॉइस दिए जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है चेंज द नरेशन। सो ये आपके पास नरेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भी 4 नंबर का ही है आपके पास, जिसमें आपको नरेशन वगैरह दी जाएंगी, और 4 ही होंगी, 4 ही आपने करनी होंगी, सही है, कोई चॉइस ग्रामर में नहीं है आपके पास, ठीक है। सो देखिए ये जो 2 सवाल आपके पास है चेंज द वॉइस और चेंज द नरेशन, इन्हें करने से पहले आपको लाजमी तौर पर टेंसेस आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको टेंसेस आएंगे ना तो फिर आप ये आराम से कर लेंगे, वरना फिर आपको काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। अब देखिए ग्रामर के पोर्शन में मैं आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती कि यही आएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कहीं से कुछ भी दे सकता है। तो मैं सजेस्ट ये करूंगी कि आप इनकी प्रैक्टिस कर ले भाई, एक दफा समझ लें क्या है कैसे होता है, बस फिर कहीं से भी आ जाए आप लोग बआसानी कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सवाल आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा, इस सवाल में काफी सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला तो आपके पास है चेंज सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपसे कहेंगे कि उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरह कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा एक आपके पास दिया जाएगा क्वेश्चन पंचुएशन का, जिसमें आपने उसे पंचुएट करना होगा, मतलब जहाँ पे कोमा लगाना है, डॉट लगाना है, कैपिटल लेटर करना है, छोटी-मोटी चीज़ें जो करनी होती है वो करनी होगी। एक आपके पास होगा प्रीफिक्स या सफिक्स, वही जो आपने उर्दू में वो साहब के, लाई के वगैरह किए होंगे, कोई भी वर्ड है उसकी या तो आगे लगाना है कोई वर्ड या पीछे लगाना है, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन है, ये भी एक एक दिए जाएंगे। इसके अलावा होमोफॉर्म्स दिए जाएंगे, यानी कि सेम साउंड वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एक ही होगा। तो छोटे-मोटे सवालात हैं जिनकी आपने तैयारी करनी है। सजेस्ट मैं आपको यही करूँगी कि आपने इनकी तैयारी 10 ईयर से करनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग इजी इनको समझ सके, ठीक है। अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेक्शन बी के, जो कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब नहीं देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना सेंटेंसेस दिए जाएंगे, वहाँ पर हर सेंटेंस में से एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया होगा, ठीक है, और आपने बताना है वो जो अंडरलाइन वर्ड आपके पास है वो पार्ट ऑफ स्पीच में से कौन सा वाला है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह, ठीक है। सो इनमें से आपको बताना होता है कि वो कौन सा है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, तो इनको भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करें, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगी कि जो भी वर्ड अंडरलाइन हुआ है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, ठीक है। प्रैक्टिस वाला काम है। सो कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन आपको अभी कहना होगा, बाद में ना एग्जाम के करीब फिर मैं थोड़ी मसरूफ हो जाती हूँ। सो आप अगर अभी कहेंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। अब देखिए ये जो ऊपर वाला सवाल था ये था आपके पास 5 नंबर का, और ये जो ट्रांसलेशन वाला सवाल है ये भी आपके पास है 5 नंबर का, ठीक है। तो 5-5 नंबर के सवाल आपके पास आएंगे। सो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ में यहाँ पर ना आपको कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश के अंदर, तो आपकी मर्जी आप उसे ट्रांसलेट करें या तो उर्दू जबान में या सिंधी जबान में,
तो मेरे ख्याल में आप लोग सिंधी ज़बान में तो ट्रांसलेट करेंगे नहीं, ठीक है? उर्दू में ही करेंगे तो आप लोग, या फिर अगर आप बिलफ़र्ज़ हिंदी में करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप सिंधी ज़बान में ट्रांसलेट करें या उर्दू में, ठीक है? तो आपको लाज़मी तौर पर ट्रांसलेशन आती हो कि कैसे इंग्लिश पैराग्राफ को उर्दू में कन्वर्ट करना है, और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने 10 ईयर से करनी है, ठीक है? वरना तो बस आपके अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग ईज़िली इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि आपके पास है डिटेल आंसर क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन सी है क्योंकि देखिए 40 नंबर का ही है। 40 नंबर का सेक्शन बी था और 40 नंबर का ही आपके पास सेक्शन सी मौजूद है, ठीक है? और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पास ये। नोट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। सेक्शन सी से भी आपने तमाम के तमाम क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल देखते हैं सेक्शन सी का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। Fill in the blanks according to the contextual accordance from the option provided in the box। काफी इजी पीजी सा सवाल और मजे के बाद 5 नंबर का ये, ठीक है? और इसमें देखिए होता क्या है, यहाँ पे ना आपको ब्लैंक्स दी जाएंगे, जैसे आपने बचपन में करी होंगी ना ब्लैंक्स, खाली जगह वो। और मजे की बात ये होगी कि इसके अंदर ना जो ब्लैंक्स में आंसर होगा वो भी ना एक बॉक्स बनाकर आपको आंसर भी दिए जाएंगे। तो आपने बॉक्स के अंदर से आंसर ढूंढ के इन ब्लैंक्स में लिखना होता है। तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है? क्योंकि ब्लैंक्स भी आपको दी जाएंगी और उन ब्लैंक्स के आंसर भी आपको दिए जाएंगे। बस आपने करेक्ट वर्ड को करेक्ट जगह पे फिट करना होता है, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इजीली इसे कर लेंगे। और इसके लिए भी मैं कोई स्पेसिफिक आपको नहीं बता सकती कि ये ब्लैंक्स आएंगी, ठीक है? सो ये तो खैर आप आराम से कर लेंगे, नहीं तो प्रैक्टिस के लिए आप 10 ईयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि आपके पास है। राइट एन एसे 120 टू 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब यहाँ पर आपको एसे दिया जाएगा, जो कि आपके पास होगा टोटल 10 मार्क्स का, ठीक है? ये जो एसे होगा 120 या 150 वर्ड्स का होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको 3 एसे दिए जाएंगे जिसमें से आपने कोई एक एसे करना होगा, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन किन एसे की तैयारी करके जानी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो पहला आपके पास है ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, और नेक्स्ट आपके पास है अनफॉरगेटेबल क्रिकेट मैच, और नेक्स्ट आपके पास जो एसे का टॉपिक है वो है ट्रैफिक हजार्ड्स इन कराची, और लास्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग या फिर मोबाइल फोन, ठीक है? ये कुछ टॉपिक आपके पास है एसे के लिए, जो कि 2026 के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह इनमें से एक टॉपिक लाजमी आ जाएगा या 2 टॉपिक आ जाएंगे और आप लोग इजीली आराम से एसे को करके आ जाएंगे। मजे की बात ये कि एसे के अंदर होती है चॉइस, या तो आप ऐसे करें या फिर आप करें नैरेटिव ऐसे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप नैरेटिव ऐसे करें, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा लॉन्ग होता है और अभी आप लोगों के लिए ऐसे करना ज्यादा बेहतर है। तो फिर आप ऐसे की तैयारी कीजिएगा, नैरेटिव ऐसे को आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, लेटर टू द एडिटर। तो इसके अंदर आपने लेटर लिखना होता है एडिटर को। अब आप मैट्रिक में आ चुके हैं, सो अब आपकी एप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। सो लेटर आपने किस किस पे प्रिपेयर करके जाना है, तो पहला आपके पास है शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स, और नेक्स्ट आपके पास है फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग इन द सिटी, कंप्लेनिंग द हीप्स ऑफ गार्बेज इन द सिटी, और लास्ट आपके पास है डैमेज रोड इन द सिटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके पास लेटर हैं जो कि एडिटर पर है, सो आप इनकी लाजमी तैयारी करके जानी है। और लेटर जो होता है वो भी आपके पास टोटल 10 मार्क्स का होता है, ठीक है? तो आप लोग इजीली इन लेटर्स की तैयारी करके 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी ना चॉइस होती है, देखिए ये लिखा हुआ है और, या तो आप लेटर करें एडिटर पर या फिर आप करें लेटर टू द रिलेटिव्स। इन रिलेटिव्स में आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है? तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप या तो लेटर टू द एडिटर कर लें या फिर लेटर टू द रिलेटिव कर लें। सो मैं इसके लिए भी आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ लेटर्स, जो कि आपके पास है। पहला है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू योर बर्थडे पार्टी, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइसिंग हिम टू टेक स्टडी सीरियसली, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लैंड योर सम बुक्स, सो काफी इंपॉर्टेंट लेटर है ये भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास है राइट अ लेटर टू योर कजन इनवाइटिंग हिम हर टू स्पेंड द समर वेकेशन विद यू, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो आपके पास है वो है राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ गिफ्ट ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन मैट्रिक एग्जामिनेशन, ठीक है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है। देखिए लेटर के अंदर जो मेन चीज होती है वो लेटर का पैटर्न होता है, ठीक है? स्टार्टिंग का और एंडिंग का
या बीच की कुछ लाइन जो सीम होती है वो आपको लाजमी आनी चाहिए ताकि आप लोग इजीली कर ले, चाहे टॉपिक कोई भी आपके सामने आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके पास है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ना देखिए, यहाँ पर आपको पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ के अंदर से आपने आंसर ढूंढ के लिखनी है, ठीक है। वही काम है, बहुत आसान सा। सो देखिए, अनसीन होगा, ठीक है, आपको कहीं से भी दिया जा सकता है, कहीं से भी कुछ नहीं कह सकते, लाजमी नहीं है कि आपकी बुक के अंदर हो, ठीक है। बस जो चीज याद रखने की है कि आपके पास एक पैराग्राफ होगा और 5 सवाल आपको दिए जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको सवालात भी बता देती हूँ कि कैसे दिए जाएंगे। बस आपने पैराग्राफ को पढ़ना है और पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ कर लिखने हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है क्योंकि पैराग्राफ भी आपको ही दिया जा रहा है और उसके आंसर भी आपको दिए जा रहे हैं, तो बस आपने ढूंढ के लिखना है। सो देखिए, पहला सवाल जो आपके पास होगा वो होगा पैसेज के अंदर से ही। मतलब पैसेज जिस भी चीज के रिलेटेड हो, चाहे वो पार के रिलेटेड हो, गार्बेज के रिलेटेड हो या एक्सवाइजेड, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, वहीं से आपको सवाल दिया जाएगा। दूसरा भी पैसेज से ही होगा और तीसरा भी। मतलब देखिए, स्टार्टिंग के जो 3 सवाल है वो आपको पैराग्राफ में से ही दिए जाएंगे, चाहे पैराग्राफ का मौजू कोई भी हो। हाँ, 2 सवाल कॉमन है। सो एक सवाल आपके पास है, मेक अ समरी ऑफ द अबव पैसेज विद अ सुटेबल टाइटल। अब देखिए, ये सवाल जो है ये आपको लाजमी देंगे कि आपने ना ये जो पैसेज दिया गया है इसकी समरी बनानी है, जो ही आप खुलासा वगैरह करते हैं उर्दू के अंदर। और साथ में ना आपने टाइटल भी देना है। देखिए, आप इंग्लिश के अंदर जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको लाजमी तौर पर चैप्टर का कोई ना कोई टाइटल देखने को मिलता है। तो इसी तरह आपको जो पैसेज दिया जाएगा आपने उसका टाइटल खुद बनाना है। अब चाहे तो आप पैराग्राफ के अंदर से कोई भी लफ्ज़ ढूँढ कर दे सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी है, आप उसे कोई सा भी टाइटल दें और साथ में आपने समरी भी करनी है, ठीक है? और लास्ट सवाल जो देंगे वो कहेंगे फाइंड अ वर्ड ऑफ सेम मीनिंग फ्रॉम द अबव पैसेज। आपको ना कोई 3-4 वर्ड्स दिए जाएँगे और आपसे कहेंगे कि इन्हीं के जैसे सेम मीनिंग वाले वर्ड पैराग्राफ में से ढूँढ कर बता दें, ठीक है? सो ये भी पैराग्राफ पे डिपेंड करता है, उसमें अगर आसान वर्ड्स हैं तो आपको आसान दिए जाएँगे, खैर ये आसान ही होता है, बस आपने सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को ढूँढ कर लिखना होता है, ठीक है? सो काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन, आप लोग आसानी से कर लेंगे और मज़े की बात ये कि पैराग्राफ आपके पास टोटल 15 नंबर का होता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से पैराग्राफ को अटेम्प्ट कर लेंगे तो 15 नंबर आपको ईज़िली मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये था आप लोगों के पास इंग्लिश का पेपर, उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं कन्फ्यूजन है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।